हाँ जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.7 जिसके पहले 5 क्वेश्चन जो है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 4 क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट देखिएगा ज़रा। लेबर कॉस्ट C वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स N एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स फॉर 13 डेज इज़ रुपीज़ 2,86,000 then find the labor cost of 600 workers for 18 days। अब ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। आप लोगों ने वैसे ना ये इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे पहले छोटी क्लासेस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने कुछ दो वैल्यूज़ 20:5:x, फिर वो आपने ये ऊपर एरो और नीचे एरो इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे छोटी क्लासेस में। ऐसे ही है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ही सीन है, लेकिन यहाँ पे हमने वेरिएशन के थ्रू जो है वो इनको सॉल्व करना है। ये वैसे ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन मेथड जो है वो चेंज है। ठीक है, अब हमने इसको किस की मदद से जो है वो करना है, वेरिएशन की मदद से जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो सबसे पहले उसने क्या चीज़ बताई है, उसने कहा कि अगर हमारे पास, पहले तो उसने रिलेशन जो बताया है, कह रहा है कि लेबर कॉस्ट जो है उसको C से रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स N एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D। कि जो लेबर की कॉस्ट है C से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्कर्स N एंड नंबर ऑफ डेज D। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि कितने लोग काम करते हैं और कितने दिनों तक काम करते हैं, उन सब की जो कॉस्ट बनेगी वो किसके इक्वल होगी, C के इक्वल होगी। यानी कि 10 मजदूर बिलफर्ज काम करते हैं, ठीक है, और उन 10 मजदूरों की जो एक दिहाड़ी है वो 10 दिन तक जो है वो काम करते रहते हैं, तो एक्चुअल में 100 दिहाड़ियाँ बन गई ना। अगर एक बंदे के लिहाज से देखें तो 100 दिन जो है वो बन जाएंगे। तो अब वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास कॉस्ट बनेगी, जो उसकी कॉस्ट बनती है वो नंबर ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब उसने आपको इस वेरिएशन में से K की वैल्यू मालूम करने को कहना है, तो आपको C भी प्रोवाइड करेगा। टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है, जो उसने 2,86,000 कही है, 86,000 है या हाँ 86,000 ही है, और नंबर ऑफ डेज भी बताएगा और नंबर ऑफ लेबर्स भी बताएगा कि मजदूर कितने थे। ठीक है, ताकि आप K की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकें। तो सबसे पहले तो हमने इस रिलेशन को कन्वर्ट करना है कि उसके अंदर बच्चे इक्वेशन के अंदर, तो ये बन जाएगा C इज़ इक्वल टू K इंटू N मल्टीप्लाई बाय D, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, मसावात नंबर 1। क्या चीज़, जॉइंट्स। उसने क्या कहा है, अगर उसने नहीं लिखा तो इट्स मीन ये डायरेक्टली है। अगर वो लिखता ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको चेंज करते हैं। अगर वो उसने कोई जिक्र नहीं किया, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी भी नंबर के साथ कोई साइन ना हो तो उसके साथ कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव होता है। जब उसने इन्वर्सली प्रोपोर्शन का जिक्र नहीं किया तो अंडरस्टूड है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। ठीक है, अच्छा, अब उसने तीनों चीज़ें जो है वो हमें बता दी हैं। सबसे पहले वो कह रहा है इफ़ कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स की तादाद कितनी है, N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 800, नंबर 2, और फॉर 13 डेज, और दिनों की तादाद कितनी है, 13, D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13, और जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी बन रही है, 2,86,000। यानी कि वो कह रहा है कि अगर 800 मजदूर 13 दिन तक मुसलसल काम करें तो उनकी जो दिहाड़ी बनेगी, उनकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो कितनी, 2,86,000 बनती है। ठीक है, अब हमें C, N और D तीनों की वैल्यूज़ दे दी हैं उसने, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एज C इज़ इक्वल टू रुपीज़ 286,000, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो उसने हमें प्रोवाइड की थी, N लेबर्स कितनी थी, 800, और तीसरी चीज़ उसने नंबर ऑफ डेज बताए थे जो कि 13 थे। तो अब हमारे पास C, N और D तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यहाँ से K की वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल सेम है जैसे हमने 3.2 की थी। तो अब सिर्फ हमने इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटे 2,86,000, एक ज़ीरो कम है यहाँ पे, 2,86,000 जो कि किसके इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू K एज इट, N की वैल्यू कितनी है, 800 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू कितनी है, 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटे, 286,000 विच इज़ इक्वल टू K इंटू
10,400। ठीक है बच्चे, और अब हम इसको ला के इधर कर देंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा 286,000 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को, ये चूँकि मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी 10400। इन दो ज़ीरोज़ को इन दो ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल कर दें, विच इज़ इक्वल टू के, एंड के इज़ इक्वल टू 2860 डिवाइडेड बाय 104, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, और मोस्ट सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर आता है मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आप कैलकुलेशंस खुद ही कर लीजिएगा बेटे, ठीक है, डिवीजन ही करनी है, आप खुद काट लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या आंसर आ रहा है इसका 55 ओवर, नहीं पॉइंट में जी, पॉइंट में आ रही है ना वैल्यू, हमने पॉइंट में नहीं लिखनी, हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में इसकी वैल्यू लिखनी है। तो इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में जो वैल्यू बन रही है, विच इज़, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6, 55/2। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करते रहना बेटे, 55 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास बच्चों फाइनली के की वैल्यू आ गई है 55/2। इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमें के की वैल्यू मिल चुकी है। अब आगे स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा था, नेक्स्ट वो कह रहा है कि देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स। 600 अगर जो है वो हमारे पास वर्कर्स हों तो उसकी कॉस्ट आपने जो है वो मालूम करके देनी है, अगर वो 18 दिन तक जो है वो काम करते रहें। यानी कि अब हमें सी को मालूम करने, एन और डी जो है वो उसने हमें बता दिया है। लेबर कितनी है 600 और कितने दिन तक काम कर रही है, नंबर ऑफ डेज 1800, तो हमें सी जो है वो मालूम करना है। तो अब इसी इक्वेशन को हम जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो लिख लेते हैं बेटे, सी जो है वो हम मालूम करने जा रहे हैं, जबकि उसने n जो है वो हमें प्रोवाइड किया है 600, जबकि जो d है नंबर ऑफ डेज विच इज़ इक्वल टू 18। बात क्लियर है बच्चे। अब k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, n की वैल्यू उसने खुद प्रोवाइड कर दिया है और d की वैल्यू भी उसने खुद प्रोवाइड कर दी है। मैंने सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पुट n इज़ इक्वल टू 600, d इज़ इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यूज पुट करने के बाद क्या बन जाएगा बच्चे, सी तो हमने मालूम करना है एज इट विच इज़ इक्वल टू के की वैल्यू 55/2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी हुई है 600 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 18। ठीक है बच्चे, अब 18 को 600 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा फिर उसको 55 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये 55 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों वैल्यूज़ को बेटे मल्टीप्लाई कर लो ज़रा, क्या आंसर आ रहा है, फिर डिवाइडेड बाय 2 भी। बल्कि एक काम करो, ये डिवाइडेड बाय 2 तो सबसे पहले ख़त्म करते हैं, ये डिवीजन वाला रोला ही ना रहे। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब ये आप मल्टीप्लाई कर लो बेटे 600 मल्टीप्लाई बाय 9। अब इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो तो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास C विच इज़ इक्वल टू, बताइएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 9। इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो आप मल्टीप्लाई कर लें, 2,97,000। ठीक है, बिल्कुल 297,000। ठीक है, और ये कॉस्ट है तो इसके साथ बेटे RS ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो इतने पैसे जो है वो बनेंगे अगर 18 दिन तक 600 मज़दूर जो है वो काम करते रहें, तो कितने पैसे बन जाएंगे 2,97,000, यानी कि 2,97,000 रुपीज़ जो है वो बन जाएंगे। क्लियर होगी बात बच्चे। चलें जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की जो है वो स्टेटमेंट देखें ज़रा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, The supporting load C of a pillar varies as the fourth power of its diameter। अब वो कह रहा है कि अगर हम एक पिलर बना रहे हैं, वो पिलर जो है डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ लोड डाला जाएगा। जैसे सामने ये 2 पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस पूरी बिल्डिंग का लोड बनता है ना इसके ऊपर। तो अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक पिलर हो, ठीक है, और जिसको जो है उसका लोड जो है वो C से रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका जो लोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पिलर का जो डायामीटर है उसकी पावर 4 के, फोर्थ पावर ऑफ डायामीटर ऑफ पिलर। यानी कि हमारे पास ये जो लोड जो ये पिलर लोड उठा सकता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी इसका डायामीटर होगा उसकी पावर 4 के। ओके,
यही जो पिलर है वो लोड कितना बर्दाश्त कर सकता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो इसकी लेंथ होगी उसके स्क्वायर के। तो हमारे पास ये इक्वेशन रिलेशन क्या बन जाएगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D पावर 4 एंड C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L पावर 2। अगर इसको कंबाइन कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, C इज प्रोपोर्शनल टू D पावर 4 एंड L पावर 2। ठीक है बच्चे, अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये C इज इक्वल टू K इंटू D पावर 4 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर बन जाएगा, विच इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये देखें कि उसने स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की हैं। वो कह रहा है कि अगर पिलर का डायामीटर जो है वो 6 इंच हो और उसकी जो हाइट है वो 30 फीट हो, तो वो लोड जो उठा सकता है वो 63 टन जो है वो उठा सकता है। यानी कि अब उसने तीनों चीज़ें जो है वो हमें बता दी हैं, D की वैल्यू भी बता दी है, लेंथ की वैल्यू भी बता दी है और उसका जो लोड है C उसकी वैल्यू भी उसने बता दी है। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ बेटे। C की वैल्यू उसने कितनी दी थी, 63, यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। D की वैल्यू उसने कितनी दी थी, 6, और लेंथ की वैल्यू उसने कितनी दी थी बच्चे, कितनी, 30 ओके 30 फिट्स। तो ये वैल्यूज़ बेटे उसने हमें प्रोवाइड कर दी हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम क्या मालूम कर सकते हैं, K की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना। तो यहाँ पे लिख दें पुट C इज इक्वल टू 63, D इज इक्वल टू 6 एंड L इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 तो क्या बन जाएगा बेटे, C इज इक्वल टू K D पावर 4 ओवर L स्क्वायर। तो अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 63 विच इज इक्वल टू K एज इट, D की वैल्यू हमारे पास 6 थी और उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय लेंथ की वैल्यू 30 और उसकी पावर 2। जी सॉरी 6 की पावर 4 थी जी बच्चे। अच्छा अब ये 30 का स्क्वायर लो बेटे, ये बन जाएगा 900। इस 900 को ये जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 63 मल्टीप्लाई बाय 900। ये मैं डायरेक्ट 2 स्टेप्स कर रहा हूँ बच्चे, इसका स्क्वायर भी ले लिया है, डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। विच इज इक्वल टू 6 की पावर 4 लो बेटे, K इंटू जी 1296 ओके। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 63 को 900 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 1200 के साथ डिवाइड कर देंगे, 1296 के साथ 5600 7000 विच इज़ इक्वल टू K। ठीक है बच्चे, तो ये K की वैल्यू हमारे पास 56700 डिवाइडेड बाय 1296। इसको सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो इसकी वैल्यू आ रही है बेटे 175/4, 175/4। अब आप माशाल्लाह बड़े सारे हो गए हैं, ये कैंसलेशंस आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, K की वैल्यू आ गई है। अब आगे इसकी स्टेटमेंट सुनते हैं, क्या कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, फिर आगे मालूम भी कर लेंगे। अब वो कह रहा है हाउ हाई a 4-inch pillar must be to support a load of 28 tons। अब इस पिलर की हाइट कितनी होनी चाहिए अगर इस पिलर की का जो डायामीटर है वो कितना दे दिया जाए हमें, 4 इंच हो, और वो लोड कितना उठा सकता हो, 28 टन जो है वो लोड उठा सकता हो। यानी कि C की वैल्यू भी हमें दे दी है और D की वैल्यू भी हमें दे दी है। लेंथ की वैल्यू जो है वो आपने मालूम करनी है, हाउ हाई, उसकी हाइट कितनी होगी ये हमने मालूम करना है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा बेटे, हमने लेंथ मालूम करनी है, D जो है वो उसने कितनी दी है, 4 इंच, यूनिट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसके बाद C की वैल्यू कितनी दी है, 28 टन। ठीक है, तो क्या मालूम करना है हमने, लेंथ मालूम करनी है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। पुट D इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 28 और K की वैल्यू ऑलरेडी 175/4 जो है वो निकाली है, इसको इक्वेशन इन 1 जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास ये रही इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूंगा, बल्कि वैल्यूज़ को अभी सब्स्टिट्यूट करने से पहले इसको ना मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये L स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और C जो मल्टीप्लायर है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लेंथ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू K D पावर 4 डिवाइडेड बाय C।
ठीक है। अब चूंकि हमें लेंथ की वैल्यू चाहिए, लिहाजा इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के डी पावर 4 ओवर सी और इसका स्क्वायर रूट। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, या पहले वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लें, एल स्क्वायर साथ एज इट चलने दें, लास्ट में जाके इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो भी ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ को पुट करने हैं बेटे। एल विच इज़ इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 175 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डी पावर 4। डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4 और उसकी पावर भी 4। ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय सी। सी की वैल्यू क्या दी थी हमें 28 दी हुई है बच्चे। ठीक है, और इस सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेना हमने। अब 175 डिवाइडेड बाय 4 एज इट रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4 कितना हो जाएगी 256। 256 डिवाइडेड बाय 28। नॉमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 175 मल्टीप्लाई बाय 256 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को बेटे मल्टीप्लाई करो। नॉमिनेटर की वैल्यू बताएं ज़रा। 175 मल्टीप्लाई बाय 256 क्या आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 44,800 डिवाइडेड बाय 112। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ये तो इसका क्या स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा ऊपर वाली वैल्यू का 44800 का स्क्वायर रूट लें ज़रा, क्या आंसर आ रहा है। हाँ सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू का तो लेना, 112 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, पॉइंट में वैल्यू आ रही है ना। अच्छा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसको 2 के टेबल पे अगर हम कैंसिल करें तो क्या बनेगा बच्चे, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद चलें फिर ठीक है, फिर तो बात बन गई। इन दोनों को डिवाइड करके अगर 400 आ रहा है तो 400 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 आंसर आएगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, इन दोनों वैल्यूज़ को आप डायरेक्ट डिवाइड कर लें तो आंसर आ गया हमारे पास 400, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ±20। अब एक बात आपने याद रखनी है, ये था क्या हमारे पास लेंथ, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लिहाजा हम इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाला जो है वो आंसर लेंगे। सो L इज़ इक्वल टू 20, और इसका यूनिट उसने क्या लिया था, यूनिट उसने फिट्स के अंदर लिया था ना, पहले 30 फीट हाइट थी, अब जो है वो 20, तो अब इसको भी फिट्स में ही लिखेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 दिया हुआ है, उसकी स्टेटमेंट देख लें ज़रा क्या कह रहा है। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है द टाइम t रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज वेट w एंड द लिफ्टिंग डेप्थ d एंड वेरीज इन्वर्सली एज द पावर p ऑफ द मोटर। अब वो कह रहा है कि एक आपके पास एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब कि एक लिफ्ट है आपके पास, जैसे लिफ्ट होती है लोड उठाने के लिए। ठीक है, तो वो कितना टाइम जो है वो लेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने लोड कितना डाला हुआ है और उसने कितनी हाइट तक जो है वो लेकर जाना है। ठीक है, यानी कि उसकी टोटल हाइट जो है वो कितनी बन रही है, जिसको डेप्थ d से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पावर ऑफ मोटर के। मतलब कहने का ये है कि मोटर जितनी बड़ी होगी टाइम उतना कम लगाएगी, मोटर जितनी छोटी होगी टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। मिसाल देता हूँ बच्चे, एक मजदूर है, ठीक है, वो यंग जवान जो है वो पट्टा है, तो उसके अंदर पावर ज़्यादा होगी ना, तो लिहाजा वो जल्दी जो है वो 500 ईंटें उठा के ऊपर रख देगा। पावर ज़्यादा थी तो टाइम कम लगेगा। एक मेरे वर्गे बाबे को फड़ के ले आंदा तुसी तो बुजुर्गों चक के इट्टा उत्ते पहुँचाओ, वो तो सारा दिन लगा देगा क्योंकि उसकी पावर जो है वो कम है। या किसी बच्चे को कह दिए कि आपने ये ईंटें उठा के ऊपर रखनी है, तो अब उसकी पावर कम है तो टाइम उसने क्या लगाना है, ज़्यादा लगाना है। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक एलिवेटर है
वो किसी भी लोड को एक हाइट तक जो है वो पहुंचाता है, तो वो टाइम जो लेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपने वेट कितना डाला है और उसको उसने कितनी हाइट तक उसको लेके जाना है। साफ ज़ाहिर है अगर आप ये कहेंगे कि एक चीज़ जाके इस ऊपर वाले कमरे में रख के आओ तो टाइम कम लगेगा, अगर कहूँ इससे भी ऊपर वाली मंजिल पर जाके रखे हो तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर आपको ये कहा जाएगा कि आपने 5 किलो वाला एक बैग जो है वो उठा के ऊपर रख के आना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, या अगर 50 किलो वाला रख के आना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो जितनी ऊंचाई तक जाएगा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, जितना वेट ज़्यादा होगा तो भी टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए वो क्या कह रहा है कि टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W और D के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पावर ऑफ मोटर के। दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास ये रिलेशनशिप बन गया जहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं T इज़ इक्वल टू KWD डिवाइडेड बाई P, इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो इसकी क्या क्या कह रहा है कि क्या क्या जो है वो उसने दिया हुआ है। कह रहा है टाइम जो है वो अगर कितना लगता है, इफ़ 25 सेकेंड्स रिक्वायर्ड, तो टी की वैल्यू ये साथ साथ बैठे लिखते चले जाओ। टी जो है वो किसके इक्वल है 25 के, ठीक है। और डब्ल्यू जो है वो उसने कितना बताया हुआ है, पी जो है वो बल्कि उसने पावर बताई है पहले मोटर की विच इज़ 4 हॉर्स पावर। पी जो है वो कितनी है 4, ये जो एच पी लिखा हुआ है इस एच पी का मतलब होता है हॉर्स पावर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो जो तीसरी चीज़ उसने दी थी वो क्या था जी 500 पाउंड्स, ठीक है। तो यानी कि उसने जो वैल्यू दी है हमें वेट की विच इज़ इक्वल टू 500 पाउंड्स, W विच इज़ इक्वल टू 500, ठीक है जी। उसके बाद जो है तीसरी चीज़, और हाइट कितनी बताई थी उसने 40 फिट्स जो है वो बताई थी। तो H की वैल्यू D से रिप्रेजेंट किया उसने डेप्थ विच इज़ इक्वल टू 40, ठीक है। ये यूनिट्स वगैरह ना भी लिखे तो ठीक है, ये कौन सा हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं फिजिक्स के कि यूनिट में लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, तो आपने सिर्फ वैल्यूज़ को लिख लेना है। अब यहाँ से क्या निकालना है, हमने सबसे पहले K की वैल्यू निकालनी है, तो इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 के अंदर आपने पुट कर देना है। पुट T इज़ इक्वल टू 25, P इज़ इक्वल टू 4, W इज़ इक्वल टू 500 और D की वैल्यू जो है वो 40 in 1, ये इक्वेशन 1 रही। सो बच्चे T इज़ इक्वल टू K इंटू W की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 500, ओके, मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, ठीक है। और T की वैल्यू यहाँ पे उसने 25 दी हुई थी, ठीक है बच्चे, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा। सो 25 विच इज़ इक्वल टू K इंटू 5000, ठीक है। तो ये 25 डिवाइडेड बाय 5000 विच इज़ इक्वल टू K। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें बेटे, 25 1 ज़ा 25, 25 2 दा 50, और ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे नीचे लगा देंगे तो 1/200 जो है वो बन जाएगा। तो K की वैल्यू बल्कि यहीं लिख देता हूँ, K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है बेटे 1/200, ठीक है बच्चों, ये K की वैल्यू आपको मिल गई। अब ज़रा आगे सुने ये क्या फरमा रहा है, कह रहा जी व्हाट पावर इज़ रिक्वायर टू लिफ्ट 800 पाउंड थ्रू 120 फीट इन 40 सेकेंड्स। पावर P की वैल्यू जो है वो आप बता दें, मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए अगर जो उसके ऊपर लोड डाला जा रहा है वो 800 हो और उसने जिस हाइट तक उसको लेके जाना है वो 120 हो और टाइम जो लगाए वो 40 सेकंड लगाए, तो बताएं उस मोटर की पावर क्या होनी चाहिए। यानी कि आपने P मालूम करना है, बाकी जो है वो आपको क्या क्या चीज़ें उसने बता दी हैं, उसने आपको W दे दिया है, D दे दिया है, T दे दिया है, ठीक है बच्चे। सो सबसे पहले जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो लिखेंगे P विच इज़ इक्वल टू अननोन, ओके। W की वैल्यू क्या दी हुई है, T की वैल्यू क्या दी हुई है और D की वैल्यू क्या दी हुई है, ये वैल्यूज़ बता दो बच्चे, स्टेटमेंट से देख लें जी। W इज़ इक्वल टू 800, D इज़ इक्वल टू 120, 800 120 और टाइम कितना दिया था 40 सेकेंड्स, ठीक हो गया बच्चे। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो पुट कर देना है और P को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे बेटे, पुट इन 1, ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेंगे। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो यहाँ पे बेटे T की वैल्यू कितनी है 40 विच इज़ इक्वल टू K की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1/200, 1/200 मल्टीप्लाई बाय, उसके साथ हमारे पास W की वैल्यू थी जो कि कितनी थी 800
और साथ में किसकी वैल्यू थी, डी की वैल्यू, जो कि कितनी थी 120, ठीक है। और बटे के नीचे किसकी वैल्यू थी, पी की वैल्यू थी, जो कि हमने मालूम करनी है। फिर रिप्लेस कर लेंगे 40 और P, ये P यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो P विच इज़ इक्वल टू 1, इसको बल्कि रहने दें, इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें बेटे। 800 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले ही फुर्सत में तो आप ये ज़ीरोज़ कैंसिल कर दें, आपका काम ज़रा हो जाएगा आसान। 8 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और उसके बाद जो है वो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये कितना हो जाएगा 12। 12 हॉर्स पावर की बेटे मोटर होगी, बस ये इसका जवाब है, ठीक है। 12 हॉर्स पावर की जो है वो आपके पास मोटर होनी चाहिए, तो जो है वो क्या कर सकती है कि 800 जो है वो अगर उसके ऊपर लोड डाला जाए 40 सेकंड जो है वो टाइम लेगी, और 120 फीट हाइट तक जो है वो पहुंचा देगी। मोटर की पावर होनी चाहिए क्या 0.52, नहीं, गलत है, ये सही है बिल्कुल आंसर, बुक में गलत है ये आंसर। ये 12 HP बिल्कुल ओके है, मैंने भी चेक कर लिया, उधर गलत दिया हुआ है। आई कैन शो यू, P इज़ इक्वल टू 12 HP, ठीक है। तो ये वैल्यू मिस्टेक हो सकती है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका चैप्टर जो है वो क्लोज, और कल बल्कि जो है ना मैं आपको इसकी मिसलीनियस एक्सरसाइज के अंदर ये 15 MCQs दिए हुए हैं, कल मैं आपको ये सारे MCQs करवा दूंगा बच्चे, ठीक है। टाइम देखिएगा ज़रा क्या हुआ है, 17 मिनट्स हुए हैं, अच्छा पहले भी तो था ना 9 मिनट वो, ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया। तो ये कल इंशाल्लाह मिसलीनियस एक्सरसाइज के ना मैं आपको MCQs करवा दूंगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा भी हैं, काफ़ी सारे भी हैं। 15 MCQs जो है वो दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, उसकी आप तवक्को भी ना रखिएगा कि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैंने आपको 7 एक्सरसाइजेज करवाई हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है ना ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ये मैंने नहीं करवाने, ठीक है, ये आप खुद कीजिएगा। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो फिर मैं आपको जो है वो करवा सकता हूँ, अदरवाइज़ आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो बच्चे ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल ये मिसलीनियस एक्सरसाइज करके साथ ही जो है ना फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवा दूँगा, ठीक है बेटे। अल्लाह हाफ़िज़।